नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आज की दुनिया डेटा से भरी पड़ी है ना? हर तरफ सिर्फ आंकड़े और नंबर तैर रहे हैं। लेकिन इस अस्त-व्यस्त डेटा के बीच असली कहानी कैसे खोजी जाए? यही एंट्री होती है सांख्यिकी के एक बेहद पावरफुल टूल की, जिसे हम विभाजन मूल्य या पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं। ये वो तरीका है जो डेटा की पूरी तस्वीर साफ कर देता है और उस अराजकता में एक शानदार व्यवस्था कायम करता है। खैर, आज की हमारी रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे औसतों की समस्या से, फिर उसका समाधान समझेंगे। उसके बाद विभाजन के प्रकार, उनका गणितीय आधार, अर्थशास्त्र में इसके असली दुनिया वाले उपयोग और अंत में इसके फॉर्मूलों को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, औसतों के साथ समस्या। यह एक तरह का दार्शनिक सवाल भी है कि क्या हम सच में डेटा को उसी रूप में देख पा रहे हैं जैसा वो वास्तव में है। असल में होता क्या है कि जब हम किसी डेटा का साधारण औसत निकालते हैं तो उसमें मौजूद बहुत बड़े या बहुत छोटे मूल्य, जिन्हें स्टैटिस्टिक्स की भाषा में आउटलायर्स या आउटलायर्स कहा जाता है, पूरी तस्वीर को ही बिगाड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हम कुछ लोगों की औसत आय देख रहे हैं और उस ग्रुप में अचानक कोई अरबपति शामिल हो जाए, तो क्या होगा? वो साधारण औसत एक झटके में आसमान छूने लगेगा और हमें जो नंबर मिलेगा वो असलियत से कोसों दूर होगा। यही हमें एक बेहतर और सटीक प्रणाली की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं भाग 2 पर, समाधान की परिभाषा। डेटा की इस बड़ी खामी को दूर करने के लिए सांख्यिकी ने एक बहुत ही सटीक उपाय निकाला है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। और वो उपाय है विभाजन मूल्य, जिन्हें अक्सर फ्रैक्टाइल्स भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा ठोस डेटा का ब्लॉक है। अब ये विभाजन मूल्य एक चमकती हुई लेजर बीम की तरह काम करते हैं, जो उस ब्लॉक को बिल्कुल बराबर और सटीक हिस्सों में काट देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किनारे पर बैठे उन आउटलायर्स यानी चरम मानों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। डेटा की असली संरचना बिल्कुल सुरक्षित रहती है और उसका संतुलन बना रहता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज के हमारी ये पूरी चर्चा हवा में नहीं हो रही है। इस विश्लेषण का आधार है 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की प्रामाणिक पाठ्यपुस्तक, जो हमें सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण की एक बेहद मजबूत और विश्वसनीय शैक्षणिक नींव देती है। चलिए अब भाग 3 पर चलते हैं, विभाजन के प्रमुख प्रकार, और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के असली हीरो कौन है। मुख्य रूप से विभाजन मूल्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है चतुर्थक यानी क्वार्टाइल्स, जो डेटा को ठीक 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अब किसी भी चीज को 4 हिस्सों में काटने के लिए आपको 3 काट लगाने होंगे, है ना? इसीलिए इसमें 3 बिंदु होते हैं, Q1, Q2 और Q3। इसी तरह दूसरा है दशमक यानी डीसाइल्स, जो डेटा को 10 भागों में बांटता है और इसके लिए 9 बिंदुओं की जरूरत होती है। और अगर हमें बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण चाहिए तो हम इस्तेमाल करते हैं शतमक यानी परसेंटाइल्स का, जो डेटा को पूरे 100 भागों में बांट देता है, 99 बिंदुओं के साथ। अब आते हैं भाग 4 पर, गणितीय आधार। इन सभी विभाजनों के बीच एक बहुत ही सुंदर और परफेक्ट सममित संबंध है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये समीकरण देखिए, Q2, D5 और P50, ये सब माध्यिका यानी मीडियन के बराबर हैं। ये सांख्यिकी की दुनिया का एक बहुत ही शानदार नियम है। मतलब दूसरा चतुर्थक, 5वां दशमक और 50वां शतमक, ये सब बिल्कुल एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। और वो पॉइंट है डेटा का एकदम सेंटर। आप डेटा को चाहे 4 हिस्सों में बांटें, 10 में या 100 में, उसका बीच का हिस्सा हमेशा अपनी जगह पर अडिग रहता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी है। भारत के महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर P.C. महलनोबिस ने विभिन्न समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की तुलना करने के लिए फ्रैक्टाइल ग्राफिकल विश्लेषण का आविष्कार किया था। उनके इसी अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए भारत में हर साल उनकी जन्मदिन को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना कमाल की बात? भाग 5, अर्थशास्त्र में अनुप्रयोग। अब इन गणितीय सिद्धांतों से बाहर निकलकर देखते हैं कि असल दुनिया में, खासकर अर्थशास्त्र में, इनका उपयोग कैसे हो रहा है। सरकारें, विश्लेषक और अर्थशास्त्री इनका रोजाना इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, क्वार्टाइल्स का उपयोग आय समूहों के बीच मजदूरी के उतार चढ़ाव और महंगाई के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है।
वहीं दशमलव का इस्तेमाल देश में आर्थिक असमानता का स्तर, गरीबी रेखा मापने और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश पोर्टफोलियो का प्रदर्शन जांचने के लिए होता है। और शतमक, इसका उपयोग टेस्ट स्कोर की तुलना करने, स्वास्थ्य संकेतकों और घरेलू संपत्ति का एक मानक या बेंचमार्क सेट करने के लिए किया जाता है। ये डेटा को बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से जांचने का एक बेहतरीन तरीका है। और अब अंतिम भाग, डेटा गणना के सूत्र। अब हम इस विषय के सबसे तकनीकी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। घबराइए नहीं, ये कोई बहुत भारी भरकम गणित नहीं है, बस एक तार्किक पैटर्न है। आइए देखते हैं। जब हम व्यक्तिगत या अवर्गीकृत डेटा की बात करते हैं तो सूत्र बहुत ही सीधे हैं। आपको इन्हें रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस वो पैटर्न पकड़िए। देखिए, ऊपर का हिस्सा यानी n+1 हमेशा एक ही रहता है। बदल क्या रहा है? सिर्फ नीचे का नंबर। चतुर्थक के लिए हम 4 से भाग देते हैं, दशमलव के लिए 10 से और शतमक के लिए 100 से। ये गणितीय समरूपता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसी तरह जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हम कंटिन्यूअस या वर्गीकृत डेटा कहते हैं, तब फॉर्मूले थोड़े बड़े जरूर लगते हैं, लेकिन उनकी मूल आत्मा नहीं बदलती। यहाँ भी सिर्फ वो भिन्न या फ्रैक्शन बदल रहा है जो विभाजन को दर्शाता है, यानी n/4, n/10 और n/100। फॉर्मूले का बाकी पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल जस का तस रहता है। बस हमें इन प्रतीकों का सही मतलब पता होना चाहिए। L का मतलब है उस विशिष्ट वर्ग की निचली सीमा, F है उसी वर्ग की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, CF है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, N का मतलब है कुल बारंबारता और H है वर्ग के अंतराल का आकार। एक बार आपने इन चरों को समझ लिया तो बड़े से बड़े डेटा सेट का विभाजन करना चुटकियों का खेल हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए विचार करने के लिए एक सवाल है। हम रोजाना समाचारों और रिपोर्टों में ढेरों औसत आंकड़े देखते हैं, लेकिन अगली बार जब सामने कोई डेटा आए तो सोचिएगा, क्या वो औसत हमें पूरी कहानी बता रहा है, या फिर उस डेटा के भीतर विभाजन मूल्यों के जरिए कुछ ऐसी गहरी छिपी हुई सच्चाइयां और असमानताएं खोजी जा सकती हैं जो हमें पहली नजर में दिखाई ही नहीं देती। डेटा को गहराई से देखना और समझना ही एक जागरूक नजरिया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।